नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी दोस्तों तक। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। शहरोज आलम ने लिखा है, मुझे अपनी एकेडमी को टॉप 1 में लेकर आना है बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच शहरोज, लव यू ऑल। आप लोग के जो ये कमेंट होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत हमें करने के लिए प्रेरित करते हैं, राइट। और मेरी ताकत आप सभी हैं। मैंने अपने जीवन में बस लड़ना सीखा है, चुनौतियों के सामने हार ना मानना सीखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपने बच्चों को भी यही सिखा पाऊंगा कि परिस्थितियों पर तो हमारा कमांड नहीं है, परिस्थितियों पर मेरा कोई वश नहीं, मेरा वश है अपने सामर्थ्य पर। परिस्थितियों पर मेरा कोई वश नहीं, मेरा वश है अपने सामर्थ्य पर। अपने भुजाओं के बल पर मैं लड़ा था, लड़ा हूं और लड़ता ही रहूंगा। बस मैं यही एक गान गाता चला आया हूं कि नभ चीर कर मैंने जो उजाला था, सूर्य है, उसको मैंने निकाला है। तो मेरे सामने कितना भी अंधियारा आ जाए, मैं हार नहीं मानने वाला, मैं नहीं रुकने वाला। और मैं जानता हूं कि मैं उस जल की तरह हूं, जल की तरह बनो जो दरारों में भी अपना रास्ता खोले, बड़ी से बड़ी चट्टानें भी उसका रास्ता न रोक पाएं। तो बस मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग अच्छे तरीके से अपनी ज़रूरतों को समझेंगे और जो नए इनोवेशन हो रहे हैं उसके साथ हम जुड़ते जाएंगे। चुनौतियां तो हर पल मेरे साथ आती जा रही हैं, चुनौतियां तो हर पल मेरे साथ जो है वो आएंगी, आपके साथ भी आएंगी। लड़ना ही तो हमारा काम है। जैसे ऐप में अब जैसे आज, क्या आपको वॉइस ज़्यादा अच्छी क्लियर दिखाई पड़ी? कल डिस्टर्बेंस हो रहा था, बंद हो गया। हम आलोचना की बजाय किसी चीज़ के निर्माण में अगर लग जाएं, हम आलोचना की बजाय किसी चीज़ के निर्माण में लग जाएं तो वो चीज़ बनकर निकलती है। हमारी दिक्कत ये है कि हम इतनी आलोचनाएं करने लगते हैं कि कोई भी चीज़ अपना स्वाद खो बैठती है, अपना स्वरूप खो बैठती है। यही चीज़ हमारे राष्ट्र के साथ भी है। भारत में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, भारत में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, बट हम अपने ही देश को इतनी नीच नज़रों से देखने लगते हैं, इतने गलत तरीके से देखने लगते हैं कि हमारे राष्ट्र की जो खुशबू है वो बिखर सी बजाय जो है वो रुक जाती है, वो सड़ जाती है। तो हमारा योगदान तो होना चाहिए कि हम उस पर गर्व करें और उसको लेकर आगे बढ़ें। धीरे धीरे हम बहुत सी चीज़ों को लगातार अच्छा करते जाएंगे, जो कमियां हैं पूरी करते जाएंगे। अकेला हूं, लड़ रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे साथ इस लड़ाई में चलेंगे। तो आज क्या करने जा रहे हैं? आज मैं आपसे, जैसा कि कॉन्सेप्टर बैच चल रहा है और मैंने आपको कल अपना शेड्यूल भी बताया कि इसी महीने में 2 सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूं और मेरे साथ आप जो है वो चलेंगे कॉन्सेप्टर बैच में, लगातार चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे, राइट। तो इसके साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। तो आज मैं आपसे सब्जेक्ट्स, और जो सब्जेक्ट मैंने बताया 3 सब्जेक्ट मैं इसमें डील कर रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। इसके साथ साथ करंट और स्किल का जो पोर्शन है, यानी कि जो स्किल का पोर्शन है वो मैं डील करूंगा। हम शुरू कर रहे हैं आंसर राइटिंग का कोर्स 15 जून से। तो मैंने आपसे सभी से कहा कि आंसर राइटिंग एक इतनी बड़ी स्किल है कि आप सभी को उसको मेरे साथ सीखना चाहिए। अभी भी बहुत से बच्चे उसके साथ नहीं जुड़े हैं, वो ये समझ रहे हैं कि अभी हमें आंसर राइटिंग की क्या जरूरत है। जब उस क्लास में आप आओगे, मेरे साथ पढ़ोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि आंसर राइटिंग स्किल कितनी डेप्थ और कितनी बड़ी बात होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों का प्यार और धन्यवाद कि हम मेरे साथ जुड़े रहे। रिजल्ट इसीलिए साल दर साल हम अच्छे से अच्छा प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। मेरी भी महत्वाकांक्षा और मेरी भूख बढ़ती जा रही है और मेरी महत्वाकांक्षा आपके हित में है, आपके फेवर में है कि जितना ही मेरी भूख रहेगी और रैंक लेकर आना है, तो डेफिनेटली उससे आपको भी भला होगा। और इनोवेशन इन एजुकेशन, इसको मैंने अपना प्राण बना लिया, अपने जीवन की रक्त धारा बना ली है। तो उम्मीद करूंगा कि इसके साथ मैं लगातार चलता रहूँगा, हर मंच पर कुछ ना कुछ करता रहूँगा और बस समय के साथ जो है वो हम आगे जो है वो चलते रहेंगे। किसी ने पूछा योजना 4 टॉपिक में कैसे कंप्लीट हो गई? वो 4 टॉपिक नहीं थे, वही तुम्हारे साथ दिक्कत है। तुम मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं जानते कि टॉपिक तो एक होता है, आज मैं यही बताने जा रहा हूं, और उसके इंटरलिंक्स, उसके साथ कितने डायमेंशन मैंने जोड़े, इसको आप कभी समझ ही नहीं पाए, क्योंकि आप पढ़ने को सिर्फ चैप्टर के हिसाब से पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया इस बच्चे ने बात कही और यहीं से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। ऐसे तो हम कभी भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अंतहीन सफर है। जल तो एक आधे घंटे में पढ़ाई जाने वाली चीज थी, लेकिन उसके इतने डायमेंशन मैंने कैसे जोड़ लिए, आपको पता ही नहीं चला कि मैं उसमें आपको क्या क्या पढ़ाते हुए चला गया। खैर, इन सब चीजों को बदलेंगे तभी तो हम आगे जो है वो आगे जाएंगे। तो चलिए आगे मैं आपको समझाता हूं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं।
तो आज हम आगे बढ़ते हैं और अपने मूल स्वरूप में पहुंचता हूं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे साथ जब सफर आप करेंगे तो हमें कॉपरेट टू डोमिनेट यानी C2D की स्टाइल में पढ़ाई करनी है। कॉपरेट टू डोमिनेट यानी मुझे और आपको मिलकर एक सशक्त रूप में आगे बढ़ना होगा ताकि हम अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें और हम एग्जाम को लंबे समय ना खींचकर हम उसको टाइम से निकाल सकें और लबासना पहुंच सके। तो इस जर्नी के लिए कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जो बताने जा रहा हूं उसको लिखना भी पड़ेगा। पेन और पेपर रेडी है? ठीक है, तो हम काम शुरू करेंगे LWMI यानी लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन मेथड में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स पे अगर आप कमांड करते हैं तो पिछले 10 सालों के जो क्वेश्चन हैं सब्जेक्ट वाइज वो कहां पर अपना डोमिनेंस रखते हैं और किस तरह से आपको उसको पढ़कर अपना जो है एक डोमिनेंस क्रिएट करना है। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टोरी शुरू करती है और सबसे पहले मेरे पढ़ाने का जो तरीका है और रहेगा और जो हमारी क्लासेस लगातार जो है वो चलती रहेंगी, अब ध्यान से लिखते जाओ इसको ताकि आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे एग्जाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रेडी? तो चलिए, तो कॉन्सेप्टर बैच में जो 2 साल की यात्रा मेरे साथ रहेगी, आप निश्चिंत होकर जितना पढ़ाया जा रहा है, जो डिस्कशन हो रहा है, बस केवल उसको आपको अपने टाइम टेबल में लेकर आना है। तो कल मैंने आपको बताया कि 6 घंटे का टाइम टेबल आपको तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी ये जो कक्षाएं हैं मैं यूट्यूब पे भी ले रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को अभी ऐप डाउनलोड करना नहीं आया है। नई ऐप हमने जो ओजांक एडू शिफ्ट की है उस पर धीरे धीरे वो जुड़ेंगे। एनी टाइम लर्निंग ऐप की जगह अब हम ओजांक एडू ऐप पे जा रहे हैं और जो इसमें बहुत सी खूबियां हैं, बहुत से बदलाव हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो टीम है वो हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से बदलाव कर सकती है। कॉन्सेप्टर के लिए इस बार एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए जो ऑनलाइन में ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो वो मैं दूरियां खत्म करना चाहता हूं कि ऑनलाइन ऑफलाइन में जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस उनको मैं लेवल प्लेइंग पे लेकर आना चाहता हूं। ठीक है? हाँ, किसी ने पूछा क्विज कब से होगा। क्विज के सॉफ्टवेयर में एक बग आ गया है तो वो बग 1 या 2 दिन में वो रिमूव कर देंगे। सॉफ्टवेयर है तो वो जल्दी हम फिर इसको शुरू कर देंगे। वो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग बस कम संख्या में जोड़ रहे हैं, इस वजह से हम लोग डिस्करेज हो रहे हैं। हम अजीब बात है कि हम 1 घंटा खड़े होते हैं, क्वेश्चन तैयार करते हैं, फिर वहां क्विज खड़े होकर कराते हैं। किसी एकेडमी में खुशबू नहीं है। उसके बाद हम पैसे भी देते हैं कि आप छोटे छोटे कोर्सेज ज्वाइन कर सकें, आपको इंकरेजमेंट मिले, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि कितने कम बच्चे वहां पहुंच रहे हैं, कितने उनकी उत्साह जो है कमी हो रही है। तो उससे क्या होता है, अंत में मेरा उत्साह खत्म हो जाता है। राइट? अब रंजीता ने पूछा कॉन्सेप्टर 2 बैच में मेंस कब से स्टार्ट होगा। शायद आप कल की क्लास में नहीं थी, आपने व्यस्त शेड्यूल में कल की क्लास में आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने आपसे कहा था कि नियरली 20 जून से आपका मेंस शुरू हो जाएगा, लेवल 2 शुरू हो जाएगा। अब बार बार या तो आप जब सुनते नहीं है, समझते नहीं, तो यूपीएससी में क्या होता है ना, सुनना और समझना बड़ा ही महत्वपूर्ण काम होता है। तो चलिए अब आपसे हम आगे बात करते हैं। आज इस पूरी कहानी में 2 लोग हैं, मैं और मेरा शिष्य गजोधर। गजोधर आपके बिहाफ पर क्वेश्चन पूछेगा और गजोधर की मेरी कहानियां लगातार चलती रहेंगी। और हम गजोधर जो शब्द है, मेरा एक स्टूडेंट है बड़ा क्यूरियस है। कई लोग पूछते हैं गजोधर शब्द को आप क्यों इस्तेमाल करते हैं, बेइज्जती नहीं। ये मेरा एक स्टूडेंट रहा है, मतलब मैं नाम तो बदल रहा हूं, लेकिन वो बड़े ही ग्रामीण गरीब परिवार से आता था। तो मैं जब भी रहता हूं वो बड़े प्रश्न पूछता था, बड़ा होनहार बच्चा था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसको पढ़ने नहीं दिया। आज मैं रिवील करता हूं कि गजोधर एक्चुअली है कौन। तो उसकी गरीबी ने उसको पढ़ने में बहुत कोशिश की कि मैं उसको रोक सकूं, उसको पढ़ा सकूं, लेकिन वो एक ऐसे परिवार से आता था जहां उसको पढ़ने के लिए संसाधन नहीं दिए गए। तो जो गजोधर है मेरा, वो बड़ा क्यूरियस सा था। एक पुरानी सी साइकिल से आता था, मुझे याद है, शुरुआती दिनों की बात है जब मैंने अपना काम शुरू किया था। तो मैं उसके साथ बड़ा अटैच था, मतलब होनहार था, मुझे पता था वो अच्छा कर सकता था, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जब आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। खैर, तो मैं उसको डेडिकेट करके रखता हूँ। उसका मुस्कुराता सा चेहरा, वो ग्रामीण परिवेश से आया वो बच्चा, चप्पल पहनकर साइकिल लेकर जो है वो एटलस गोल्ड लाइन सुपर आती थी, उससे आता था, वो पुरानी सी साइकिल थी। तो बड़ी यादें हैं उसकी मेरे दिमाग में। उसकी जो क्यूरियोसिटी थी, उसका जो एक उसके अंदर एक उत्साह, जो ऊर्जा थी, वो मैं अपने गजोधर में प्रेजेंट करता हूँ। उसको मैं एक मेरी तरफ से उसको एक ट्रिब्यूट रहता है और इसके माध्यम से हम लोग बात करते हैं और सब्जेक्ट को मैं इसी तरह से लेकर चलता हूँ। तो हम एक संवाद के रूप में सब्जेक्ट को लेकर चलना चाहते हैं। क्या होता है कि मैं बताता चलूं कि मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा क्यों धीरे धीरे डेवलप हुआ। उसका कारण है कि मैं मानता हूं एक एनएलपी ट्रेनर होने के नाते कि हम सभी के अंदर एक हमेशा बच्चा रहता है। हम कहानियों से खुद को अटैच कर पाते हैं और कहानियां हमारी मेमोरी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो अगर हम जब कहानियां सुनते हैं, हम कोई पिक्चर देखते हैं, तो हमें लंबे समय तक याद रहती हैं।
तो हमें सब्जेक्ट क्यों नहीं याद रहते, हमें ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्यों नहीं याद रहते, हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्यों नहीं याद रहते, हमें स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है, क्यों बार बार अनुच्छेद हमसे भूल जाते हैं, शेड्यूल हम नहीं पढ़ पाते हैं, क्या रीजन है उसके। तो इसको हटाते हुए एज अ टीचर, एज अ लीडर जो तुम्हारी इस कम्युनिटी का, मैंने जो है कोशिश की है कि मैं कहानियों के माध्यम से अपने जटिल से जटिल सब्जेक्ट को पढ़ा सकूं, रोचकता बनी रहे, कहानियां आगे बढ़ती रहो और हम कहानियों के साथ जुड़ सकें, लंबे समय तक याद रख सकें, क्योंकि अंत में मेमोरी आपके बहुत काम आने वाली है। इस एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां हमारा पूरा का पूरा जो है करियर बर्बाद कर देती हैं, निगेटिव मार्किंग होती है, बहुत ही टफ कंपटीशन होता है। तो इन सभी को देखते हुए मैंने एक साइकोलॉजिकल फैक्टर तैयार किया। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो है गजोधर और मैं बात कर रहा हूं और बातचीत में उसने कहा कि सर यूपीएससी को लेकर सही बात क्या है, ठीक है। तो जैसे अभी उस बच्ची ने कहा कि 4 चैप्टर में आपने इतना पढ़ा, उसको ये नहीं पता चला कि मैंने इंटरलिंक करते हुए, अगर कि एक बच्चे ने मुझे कॉपियां भेजी थी, कॉपी का इतना बड़ा हिस्सा भर डाला था। तो यूपीएससी की तैयारी में मैंने एक बात कही गजोधर की, यूपीएससी की तैयारी, इसको समझ लो और इसको लिख लो कि यूपीएससी की तैयारी में गजोधर चैप्टर्स नहीं टॉपिक्स पढ़े जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी में सभी स्टूडेंट को मैं एक सीख दे रहा हूं, एक सलाह दे रहा हूं, बहुत ध्यान से इस बात की गहराई को समझें, कुछ अटेम्प्ट देने के बाद समझें, चाहे अभी भी समझ लें कि यूपीएससी की तैयारी में व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसकी तैयारी में चैप्टर्स नहीं टॉपिक्स पढ़े जाते हैं। क्या पढ़े जाते हैं? टॉपिक्स पढ़े जाते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉपिक? गजोधर ने तुरंत पूछा सर ये टॉपिक्स क्या होते हैं? तो मैंने कहा बेटा अगर तुम सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, टीचर के साथ स्टडी करना चाहते हो, घर में बैठ के पढ़ाई करना चाहते हो, तो याद रखना टॉपिक्स की एक खास बात होती है, टॉपिक्स इंटरलिंक करते हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट यानी विभिन्न विषयों के साथ, डिफरेंट टाइम जोन, आप किसी एक टॉपिक से किसी भी हिस्से में प्रवेश कर सकते हैं, डिफरेंट टाइम जोन में प्रवेश कर सकते हैं। याद है जब मैंने योजना कुरुक्षेत्र की क्लास में जल पढ़ाया था तो मैं पढ़ाते पढ़ाते अंग्रेजों के कानून में चला गया था, जबकि इसका कोई औचित्य नहीं था, लेकिन आपको यह पता चला कि आज की जो वर्तमान समस्याएं हैं उसका जो कारण है वो पीछे था। तो यानी वो उस सब्जेक्ट से निकल में हिस्टोरिकल एक कानून, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून पे जो उनका एक लैंड लॉ था उसके साथ में चला गया। तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंट टाइम जोन में अपना बेस लेता है, इस तरह से टॉपिक्स पढ़े जाते हैं। और तीसरा, ये एनालिटिकल होते हैं। एनालिटिकल का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। जैसे मैंने कहा बॉटल के एनालिसिस करो, मैंने क्या किया, इसका ढक्कन अलग किया, अच्छा ढक्कन गोल है, इसमें इस तरह के पेंच बने हुए हैं, ये इसकी बॉडी है, इस पर ये डिजाइन है, इसमें ये पानी भरा, उसकी इतनी कैपेसिटी है, इसका ये कलर है, इसका ये मटेरियल है। मैंने क्या किया, इस बोतल शब्द को, इस पानी की बोतल शब्द को मैंने कई अलग अलग जानकारियों में बांट दिया। इसका ढक्कन किस तरह, इसमें चूड़ियां किस तरह बनी हुई, इसका कलर क्या है, ये किस मटेरियल से बना है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये क्या काम करता है, इस पर डिजाइन कितनी है, किस कंपनी ने इसको बनाया, कितना मूल्य है, कितना टैक्स है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मैंने क्या किया, एक बोतल शब्द को मैंने कई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। इसकी गहराई को समझना, अगर आपको मेरे साथ क्या करना है, एक नई ज्योग्राफी या एक नया सब्जेक्ट पढ़ना है, तो जो टॉपिक होता है वो इंटरलिंक करता है, अंतर विषयक होता है, यानी विषय के नीचे विषय के नीचे विषय के नीचे विषय परत होती है। इसीलिए जब स्टूडेंट को रटाया जाता है चैप्टर कि चलो इतिहास पढ़ें, चलो भूगोल पढ़ें, चलो अर्थव्यवस्था का ज्ञान लें, तो स्टूडेंट ये पढ़ने के बाद ये समझ ही नहीं पाता कि टॉपिक्स को इंटर रिलेट कैसे करें। जबकि मैंने बार बार कहा कि यूपीएससी में ना तो हिस्ट्री होती है, ना ज्योग्राफी होती है, ना पॉलिटी होती है। यहां हिस्टोरिकल ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है, ज्योग्राफिकल पॉलिटी होती है, पॉलिटिकल हिस्ट्री होती है। ये इंटरलिंक करते हैं और एनालिटिकल पावर की डिमांड करते हैं। पेपर पढ़ा इस बार का जो यूपीएससी का मेंस का हुआ, प्री का हुआ, पेपर देखा आपने, एनालिसिस देखा आपने, आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही चीज को पूछने के बजाय अलग अलग डायमेंशन से उन्होंने ऑप्शन बना लिए थे। तो इसको बोलते हैं एनालिटिकल। यही कारण है कुछ बच्चे जो स्मार्टली पढ़ते हैं वो एग्जाम निकाल ले जाते हैं, हीरो बन जाते हैं, पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है, आप उनके वीडियो देखते हैं, और कुछ लगातार अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देने के बावजूद भी हर बार ये कहते हैं यार हमारा प्री नहीं निकल रहा है। उसका सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि डिमांड कुछ और है, सप्लाई कुछ और है। चलिए हम चलते हैं आगे। तो सीधे सीधे गजोधर जो बोला, गजोधर एक क्वेश्चन पूछा, बोले उजांग सर आप क्या और क्यों पढ़ाएंगे? एक तो बोला ठीक है आप क्या पढ़ाएंगे, तब तो इज्जत का, क्यों पढ़ाएंगे, बेइज्जती कर रहा है मेरा गजोधर, क्यों पढ़ाएंगे, वाई यू आर टीचिंग दिस? तो मैंने कहा कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और मैं फ्रंट फुट ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। तो कल मैंने जब डिस्कशन किया था, फ्रंट फुट ज्योग्राफी का मतलब होता है एग्रेसिव ज्योग्राफी, ठीक है। शकल देख के समझ में आ गया होगा कि मैं बड़े एग्रेशन के मूड में हूं। एग्रेसिव ज्योग्राफी यानी फ्रंट फुट जो होता है वो खिलाड़ी फ्रंट फुट पे खेलता है जो रिस्क जोन में हो, जिसको अपनी टीम को जिताना हो, दृढ़ निश्चयी हो कि अब रिस्क है, आगे बढ़कर मैं जो है फ्रंट फुट पे इस बार टुकुर टुकुर नहीं करूंगा, फ्रंट फुट पे शॉट लूंगा,
ठीक है, मुझे अपनी टीम को जिताना, जिसको अपनी स्किल पर भरोसा होता है, वो स्किल्ड होता है, इसीलिए अपनी स्किल पर भरोसा होता है। वो स्किल्ड होता है यानी उसके अंदर क्षमता होती है, वो अच्छा बैट्समैन है, वो जानता है कि मुझे अपनी टीम को जिताना है, मुझे अब ठुकुर ठुकुर करके नहीं खेलना है। 4 बॉल में जो है वो 12 रन बनाने हैं, 16 रन बनाने हैं, तो मुझे हर बॉल पे चौवा लेना ही पड़ेगा, मुझे चौवा जो है वो अपना 4 मारना ही पड़ेगा। तो उसके लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। तो सेम आपकी स्थिति है, आपके पास पंचवर्षीय योजना का समय नहीं है। आप बाबू यहां जो है वो माता पिता से ये नहीं कह के आगे पिताजी जा रहा हूं 5 साल बाद लौटूंगा, नहीं, आपके पास लिमिटेड समय है, लिमिटेड रिसोर्स है। आप स्किल्ड होइए, अपनी स्किल पर भरोसा करिए और वो भरोसे के माध्यम से आप इस संसार को विजित करने का प्रयास करते रहिए। तो मैं एक जो नई ज्योग्राफी लेकर आ रहा हूं वो फ्रंट फुट ज्योग्राफी लेकर आ रहा हूं। क्या है इसके अंतर्गत? अब मैं ज्योग्राफी की बात करता हूं। अब आपके सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में कई चीजें, जिसने ज्योग्राफी पूरी कर ली, इकोनॉमिक्स का बेस उसका अपने आप तैयार हो जाएगा। जिसने ज्योग्राफी को समझा वो हिस्ट्री का बेस अपने आप बना लेगा। तो अब जरा हम सबसे पहले बात करते हैं कि ज्योग्राफी पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है, चाहे आप मेरे साथ सेल्फ स्टडी, मान लो आपको मैं नोट दूंगा, तो उन नोट्स को आपको क्या पढ़ना है, नोट्स के साथ आपको जस्टिफिकेशन कैसे करना है। मैं आपका क्विज में डेली क्वेश्चन लूंगा, तो उन क्वेश्चन को आप जस्टिफाई कैसे करो, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, हम C2D करने जा रहे हैं, हम कॉपरेट टू डोमिनेट करने जा रहे हैं। तो कॉपरेट टू डोमिनेट करने के लिए मुझे किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ये बड़ा जरूरी है। इन 2 सालों के सफर में आप कभी भी डाइल्यूट ना हो, आप कभी भी डिसोरिएंटेड ना हो, ये जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी, लेकिन ये जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी। किसने नहीं कहा कि एनसीईआरटी की किताबें कहां हैं, लेकिन मुझे कहां से क्या निकालना है। क्या किताबों की जानकारी हो जाने से मेरा भूगोल पर आधिपत्य हो जाएगा? क्या मैं जरूरतों को पूरा कर पाऊंगा? इस चीज को आज मैं जस्टिफाई करने जा रहा हूं। अब भूगोल के साथ मुख्य चुनौती क्या आ रही है? भूगोल में सबसे बड़ी चुनौती है कि ड्यूअलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन ज्योग्राफी। यानी भूगोल में द्वैतवाद, द्वैत यानी कि 2 चीजों का आयाम एक साथ होता है। और जब सामने 2 चीजें हो, मान लो आप एक ही साथ 2 लड़कियों को प्रेम कर रहे हैं, अब किसके साथ शादी करो? 2 तो करोगे तो जूते पड़ेंगे समाज में, या किसी 2 लड़के आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो वहां क्या होता है, आपके लिए चयन करना मुश्किल हो जाता है। किसी की ये आदत अच्छी, किसी की वो आदत अच्छी, हुआ होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब क्या, हालांकि ऐसे सभी के साथ नहीं होता है, इतने चार्मिंग कहां लोग हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की मुसीबतें आ जाती है। तो आप गुणों का क्या करते हैं, आप तुलना करते हैं। तो जो द्वैतवाद है, ड्यूअलिज्म है, ये ज्योग्राफी का मेन कैरेक्टर है और इसी वजह से ये टफ हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, इसको चुने या उसको चुने। अब इस कंडीशन में बड़ी दिक्कत, कहीं भी 2 कपड़े पसंद आ गए, बजट एक का है, तो वहां पे भी बड़ी मुसीबत हो जाती है। कोई 2 मूवीज एक लगी हुई है, एक ही का पैसा है, तो कौन सी देखें यार, सस्पेंस वाली देखें, कॉमेडी वाली देखें, वहां पे दिक्कत है। तो ड्यूअलिज्म जो होता है वो एक खास गुण है भूगोल का। और इसी वजह से आपने इस बार प्री का पेपर देखा, डोमिनेंस ऑफ ज्योग्राफी देखी थी, मैपिंग की आपने डोमिनेंस देखा था, कितना भयानक था। क्या क्वेश्चन, ऐसा लग रहा था कुछ मिला ही नहीं उसको, ज्योग्राफी खाली किताब मिली, धकाधक क्वेश्चन इसने इस बार प्री में मारे हैं, राइट। तो जरा समझो कि क्या चीज है। तो जैसा यहां डिस्कशन होता है कि ज्योग्राफी में 2 आयाम है, ये एक प्राकृतिक विज्ञान है यानी नेचुरल साइंस है, दूसरा ज्योग्राफी एक मानव विज्ञान यानी ह्यूमन साइंस है। तो अब आप इस शब्द से क्या चीज पढ़ोगे और सोर्स कहां से लोगे, मेरे साथ किन किन चीजों को तैयार करोगे और कैसे हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करने जा रहे हैं, ये भी समझना तुम्हें कॉन्सेप्टर में जरूरी है, ताकि आपको कभी ये ना लगे कि ये जल्दी क्यों नहीं पूरा हो रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी गंभीरता कितनी ज्यादा है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहां पे हम सबसे पहले बताएंगे भूगोल के 2 सिद्धांत है। एक प्राकृतिक विज्ञान, ज्योग्राफी इज अ नेचुरल साइंस, नंबर 1। ज्योग्राफी इज अ ह्यूमन साइंस यानी मनुष्य, और मनुष्य अपने आप में इकोसिस्टम है, मनुष्य का स्वयं का पर्यावरण है, मनुष्य पर्यावरण का भी भाग है और मनुष्य का स्वयं का पर्यावरण है। यानी जहां मानव की बात आ जाती है वहां कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप आ जाती है, क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिएचर हैं। हमारी कितनी भावनाएं, कितनी इमोशंस, कितनी मित्रें, कितने रिलेशनशिप, कितनी चाहतें, पता नहीं हमारे क्या क्या होते हैं। तो खुद समझ में आ गया होगा कि ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली। अब जरा देखें, अगर मैं प्राकृतिक विज्ञान की केवल बात करूं, जिसके लिए पकड़ना हमें आसान है, तो मैं सोर्स और तरीका दोनों आपको बताने जा रहा हूं, लिखोगे? चलो, तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले अपनी पृथ्वी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले यह कहता है जो प्राकृतिक विज्ञान है कि तुम्हारा अस्तित्व कहां है, क्योंकि कोर में तो मनुष्य है, एंथ्रो है, वो कहता है तुम्हारा अस्तित्व कहां है। लिखते जाना इसको, और इन पॉइंट्स को मत छोड़ना, क्योंकि साल दर साल प्री और मेंस में यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि बाकी इसके आगे पीछे बहुत कुछ डिस्कशन होगा, और आप भी जब पढ़ना तो अपने जहां पर भी आप जिस भी संस्थान में पढ़ रहे हो, जिस अपने घर में पढ़ रहे हो, अलग अलग डिस्कशन, लेकिन जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, जिसके जो लॉजिक बता रहा हूं, उसका बड़ा ध्यान रखना।
ये परिवर्तनशील है। मेरे बारे में मेरे ओजांकियन जानते हो क्या कहते हैं कि ओजांग सर पढ़ाते पहले छपता बाद में है। तो उसका कारण है कि वो है एनालिटिकल पावर। अब जो बता रहा हूं उसको ध्यान से लिखना और उसको करते जाना। मैं जो क्विज होगा इन्हीं के आधार पर क्विज लूंगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। डबल तैयारी हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमारा अस्तित्व कहां है। हमारा अस्तित्व हमारी पृथ्वी पर है। तो हम पृथ्वी के बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी को जाने बिना हम अपने अस्तित्व और अपने विकास के बारे में जानकारी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा सेगमेंट है अवर हैबिटेट अर्थ, यानी हमारा जो आवास है पृथ्वी, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पृथ्वी से संबंधित 3 आयामों में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला आयाम है कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास कैसा हुआ, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्थ। पहला टॉपिक हमारा हुआ इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्थ। जल्दी जल्दी लिखते जाओ, ठीक है। क्लास के बच्चों को पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन लिखते जाओ क्योंकि इसमें डिस्कशन अभी आने जा रहा है। पर सवाल है कि इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्थ में अगर मैं बात करूं तो उधर कौन बैठा हुआ है, मानव बैठा हुआ है। सब कुछ कौन तैयार कर रहा है, किसका आवास है, हमारा आवास है। यानी हमें किसके बारे में पढ़ना है, अपने हैबिटेट के बारे में पढ़ना है। अब जरा ध्यान से समझना कि एक छोटा सा टॉपिक हमें कहां फंसाएगा और क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इसको जरा ध्यान से देखो। कह रहा है उत्पत्ति और विकास। अब सवाल है कि क्या मनुष्य का विज्ञान सर्वज्ञाता है। अभी जैसे एक बच्चे ने लिखा कि सर हमें एलियन के बारे में पढ़ा। मैंने कितनी बार क्लास में पढ़ा रहा है, 15 साल के अंदर तुम्हारी एलियन से मुलाकात हो जाएगी। विज्ञान बहुत तेजी से बदल रहा है। न्यूटोनियन फिजिक्स के आगे क्वांटम फिजिक्स आगे जुड़ने वाली है। तो बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला और लगभग वैसी चीजें हो रही हैं। पर सवाल है क्या हमारा विज्ञान मूर्त है, क्या हमारा विज्ञान ऑब्सोलीट है, क्या हमारा विज्ञान कंप्लीटली हर चीज के बारे में जानकारी नहीं। अभी हमें बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी नहीं है और ना हमारे पास उस जानकारियों को प्राप्त करने का साधन है। तो सवाल है कि क्या ये सब्जेक्ट और जो एनसीईआरटी, जीसी लियोंग और कहीं पर भी ये दिया हुआ है, क्या वो जानकारियां एग्जामिनेशन के लिए पूर्ण है? नहीं। इसमें आपको एक चीज जोड़नी पड़ेगी, न्यू डेवलपमेंट। यानी जब आप इसको पढ़ें तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित नई जानकारियां क्या हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स, चाहे वो द नेचर की वेबसाइट हो गई, चाहे साइंस डेली की वेबसाइट हो गई, चाहे वो ज्योग्राफी एंड यू में आई हुई कोई खबर हो गई, आपको नए विकास यानी न्यू डेवलपमेंट के साथ अपडेट होना पड़ेगा। अदरवाइज तुम पढ़कर तो बहुत कुछ जाओगे और क्वेश्चन कहीं तुम्हें और दिखाई पड़ेगा और तुम सन्नाटे में आ जाओगे। और ऐसा ही होता है। तो नया विकास, अब नए विकास का स्रोत ज्योग्राफी एंड यू, द नेचर और साइंस डेली। छोड़ना नहीं है कुछ, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो ये जानता है कि मानव का विज्ञान अभी एब्सोल्यूट नहीं हुआ है और विज्ञान कभी एब्सोल्यूट होता ही नहीं है। जानकारी के लिए किसी भी चीज की, जब भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसा हुआ, डेवलपमेंट कैसा हुआ, हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं। पत्थरों को देखते हैं, चट्टानों को देखते हैं, फॉसिल्स को देखते हैं, अवशेषों को देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। बट इन अनुमानों पे जब हम नया विज्ञान आता है, जैसे मान लो पहले केल्विन ने कहा पृथ्वी की उम्र कुछ लाख साल है, लेकिन आगे चलकर कार्बन डेटिंग हुई तो पृथ्वी की उम्र और ज्यादा चली गई। बाद में पता चला कि पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिविटी जो घटनाएं हो रही हैं उसकी वजह से उसका तापमान उतनी तेजी से नहीं गिरता जितना केल्विन ने अंदाजा लगाया था। तो जब हम इन चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं, जैसे आज हम बिग बैंग के बारे में बात कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई होगी, लेकिन कोई क्वेश्चन ये करे कि बिग बैंग में इतना मटेरियल आया कहां से, यानी बिग बैंग से पहले क्या होगा, विज्ञान उसका जवाब नहीं दे पा रहा है। तो ब्रह्मांड में अगर सूर्य, चंद्रमा, तारे हैं तो बीच के फैब्रिक में क्या है, तो हमने कहा गॉड पार्टिकल, हमें नहीं समझ में आ रहा यार क्या है। बट हो सकता है कि आने वाले समय में हमें इसका जवाब मिल जाए। हो सकता है कि हमें उस प्रोटॉन की अवस्था से पहले की अवस्था के बारे में कुछ पता चल जाए। हो सकता है हम जान पाए कि ये चीजों की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो इसका मतलब है कि जो न्यू डेवलपमेंट उस साल 2 साल में कोई भी नई घटनाक्रम हो रही है उस पर आपको नजर रखनी। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अगर प्री का पेपर देखा होगा तो ज्यादातर क्वेश्चन यहां की बजाय यहां से आते हैं। हां या ना मुझे बताओ, राइट हूं या नहीं हूं? डन? चलो दूसरा पॉइंट क्या पढ़ना है हमें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे भी, आपको भी मेरे साथ पढ़ना है। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी पृथ्वी के अंदर क्या है। अब प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास जाने का कोई साधन मौजूद नहीं है। हम अधिक से अधिक 12 किलोमीटर तक जा सकते हैं, हम अधिक से अधिक जो है वैज्ञानिक खोज कर सकते हैं, लेकिन पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, पृथ्वी की त्रिज्या बहुत बड़ी है। पर सवाल यह है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के साथ साथ रिसेंट डिस्कवरी यानी आधुनिक विज्ञान क्या कह रहा है।
क्या हमारे पास, जैसे जापान ने अभी आपने देखा कि जो है वो कोर तक पहुंचने के लिए, मेंटल तक पहुंचने के लिए उसने नई तकनीक का इजाद किया। अगर आपने ये मिस कर दिया और आपके 4 ऑप्शन में, यूपीएससी में 100 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते प्री में, 400 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जो चारों ऑप्शन दिए जाते हैं ना, वो 4 अपने आप में क्वेश्चन होते हैं, और उस दौरान अगर एक ऑप्शन ऐसा रहा जिसके बारे में आपने रिसेंट डिस्कवरी नहीं पढ़ी, रिसेंट जो डेवलपमेंट नहीं पढ़ा, तो फिर पता चला कि आपसे मामला साफ हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। और पृथ्वी के बारे में तीसरा है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। अब महाद्वीप और महासागर ही पृथ्वी की पूरी भूपरपटी, जो पूरा हमारा ग्लोब है, उस पर यही दो ही जो है डोमिनेंस अपना फैक्टर रखते हैं, या तो ओशियंस हैं या कॉन्टिनेंट्स हैं। अब इन्हीं के ऊपर डिफरेंट आकृतियां यानी कि जो है स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस पर लेकर जैसे रिसेंट न्यूज क्या है, जैसे मैं अभी आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, आप में से बहुत से लोग ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं। अभी एक बच्चे ने लिखा कि मैं ज्योग्राफी पढ़ चुकी हूं, ये है वो है। क्या तुम मुझे अजोर्स के बारे में बता सकती हो? ये अटलांटिक में अभी एक नए द्वीप की खोज हुई है, क्या तुम, अभी चर्चा में रहा, क्या तुम मुझे उसका जवाब दे सकते हो? अजोर्स के बारे में मुझे बता सकते हो? क्यों, कितने लोग हैं? यह अटलांटिक में एक नए द्वीप की खोज हुई है जो कि एक एक्सटेंट वॉल्केनिक आइलैंड है, क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो? बताओ, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। अगर ओशियन में एक नए लैंडफॉर्म, एक नए स्थान की खोज हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्या मुझे उसका नाम बता सकते हो? हाँ या ना, और नाम लिख दो। गौतम कुमार लिखा है तुमने, यस ना, बताओ। एक बच्चे ने जवाब दिया, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। जिलैंडिया, कहां की बात कर रहे हो? मैं किसी टेक्टोनिक प्लेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मेरे क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अंदाजा लगा रहे हो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, बिल्कुल वैसे ही काम चल रहा है तुम्हारा। राइट, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। मिस किया तुमने, मिस किया, हुई गलती। और अगर यही चीज यूपीएससी के एग्जाम में आ जाए, क्योंकि वो एग्जामिनर तुम्हें सेलेक्ट नहीं करना चाहता, मेरी बात को ध्यान से सुनो, वो तुम्हें सेलेक्ट नहीं करना चाहता, वो तुम्हें रिजेक्ट करना चाहता है। अरे बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, ठीक है, तो वही वाली हालत हो गई है। 6 लाख लोगों में से उसे 12,000 को अंदर लेकर जाना, इसको सिलेक्शन कहते हैं, इसको रिजेक्शन कहते हैं मेरे भाई। कि छांटना है भेड़ों को, चल भाग यहां से, वो वाली हालत है। तो तुम जरा सी भी गलती इस एग्जाम में बर्दाश्त नहीं कर सकते, करियर के करियर तबाह हो जाते हैं। राइट, अब किसी ने पूछा कौन से न्यूज़पेपर में आया था, ये भी इनको बताऊं। कई बार कई चीजें न्यूज़पेपर में नहीं आती। न्यूज़पेपर वालों कहां फुर्सत पड़ी है कि वहां बम चला, वहां गोली चली, वहां पर जो है वो दंगे हुए, ठीक है, वो फलानवा हीरोइन जो है वो फलानवा हीरो के साथ भाग गई, तो इन सब से उनको जल्दी फुर्सत मिलती है। कई बार कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं होती हैं, जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, ज्योग्राफी एंड यू, साइंस रिपोर्टर, पीआईबी की विज्ञप्तियां, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, कभी इन पे भी नजर डालो, ठीक है, तो बड़ा काम आएगा। अब जैसे किसी ने देखो यहां ज्ञान बखा रहा है, शिवानी पांडे, टोंगो, अब इनको अंदाजा भी नहीं हो रहा है कि ये पैसिफिक में है या अटलांटिक में, इनको अंतर ही नहीं पता चल रहा है। ज्ञान इन्होंने दे दिया, ये पता ही नहीं कर पा रही कि जिस द्वीप का ये नाम ले रही है वो अटलांटिक में है या पैसिफिक में है। बताओ, इनको तो समुद्र का ही अंतर भूल गया। अगला है लैंडफॉर्म्स। तो पूरे भूगोल में जो सबसे डोमिनेंस है, जिसमें हम सबसे पहले इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम लोग लैंडफॉर्म्स बोलते हैं, भू आकृतियां बोलते हैं। क्या चीज है? अब जरा यहां पे देखो, मजा देखो, आज तुम्हें ज्योग्राफी अलग तरीके से बता ही देता हूं कि मैं इस बार किस खतरनाक मूड में हूं। जिन्होंने मेरा इंतजार किया, जिन्होंने थोड़ा सा मुझे समय दिया, मैं उन सभी ओजांगियंस को धन्यवाद देता हूं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इधर ये जो 1-1.5 हफ्ते आपको मेरा इंतजार करना पड़ा क्लास में आने के लिए, वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपको लौट कर मिलेगा और अधिक शक्तिशाली बनकर आप निकलोगे। एक छोटी सी बात कहता हूं, भू आकृतियों में जो सबसे बड़ी चीज होती है, आपने नाम सुना होगा मिनरल्स एंड रॉक। आपने पता नहीं कितनी कितनी किताबें पढ़ रखी होंगी भूगोल की, मेरे से हो सकता है ज्यादा पढ़ रखी हो। मिनरल्स, खनिज एवं चट्टान, यस, ओके। अब मुझे बता दो, हाल ही में किस राज्य में खनिज तेल के बड़े भंडार का पता चला? चलो शुरू करते हैं।
ठीक है, खनिज और चट्टान के बारे में बात करते हैं, मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में फॉसिल फ्यूल्स के बड़े भंडार के बारे में, एक बड़ा रिजर्वायर है उसके बारे में पता चला? बताओ। बहुत से लोगों ने जवाब दिया, बिल्कुल पता था, बिल्कुल सही जवाब देंगे। ये भी नहीं जवाब देंगे तो फिर पता नहीं कहां किस दुनिया से आए हैं। ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया बिहार। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बधाई हो आप लोगों को। मुझे बता दो, लैंडफॉर्म क्रिएचर्स के हिसाब से, लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से वो जगह और वो संरचना कौन सी है? कहां पाया गया? गिरधारी के खेत में, ठीक है, नीतीश कुमार के बंगले में, कहां पाया गया और वो किस प्रकार का भौगोलिक स्थलाकृति है? चलो चलो, शाबाश। अब अच्छी बात बताओ, यूपीएससी थोड़ा पूछेगा कहां तेल पाया गया, ठीक है, यूपीएससी बेटा कि उसका पेपर ध्यान से देखो, वो तुम्हारी अतड़ियां किडनियां सब निकलवा लेता है एक क्वेश्चन के चक्कर में। कभी मिलो यूपीएससी क्वेश्चन से, किसी दिन उसने तुम्हारे बारे में ढंग से पूछ लिया तो तुम भूल जाओगे कि हमें हमारे बारे में इतना क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। हाँ जी। अब देखो, सचिन ने जवाब कुछ और दिया है, श्वेक्षा ने जवाब कुछ और दिया है, अरुण ने कहा गुफा में पाया गया है। चलो, नारायण ने जवाब और दिया है, शाबाश, बताते रहो। अरे बाप रे, शिवानी का जवाब फिर अलग है। प्रेरणा ने तो बिल्कुल ही बोला बड़े भाड़ में जा, हम बोले जा रहे हैं मैदान में जा रहे हैं। ओ तेरे की, मतलब 20 अलग अलग जवाब, 20 अलग अलग जवाब जो है वो आपने मुझे दे दिया। 20। अमन पांडे, एक ने लिखा यूपी बिहार दोनों में तेल पाया गया। बताओ, पगलवा दोगे। एक ने कहा जम्मू में पाया गया। एक ने लिखा जमुई। इन्होंने जल्दी जल्दी में पढ़ लिया होगा किसी ने। आश्चर्यजनक रूप से मात्र एक हफ्ते पहले की घटना, मैं ना आपसे चट्टानों का उसमें विश्लेषण में अगर देखेंगे तो खास तरह की चट्टानें होती है जहां पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, वो सामान्य चट्टानें नहीं होती हैं, एक खास तरह की स्ट्रक्चर होता है। मुझे स्थान का नाम सही नहीं बता पाए हैं, मैं अगर आपसे ज्योग्राफिकल फीचर उसका पूछ लेता तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से किसी ने भी मुझे उसका सही जवाब नहीं दिया कि सर वहां पर कौन सा ज्योग्राफिकल फीचर पाया जाएगा। आप अंदाजा लगाइए कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, स्थान का नाम पूछा जाएगा या ज्योग्राफिकल फीचर का नाम पूछा जाएगा, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल पाया जाता है वो सामान्य चट्टानों के अनुक्रम में नहीं पाया जाता है, उसके पीछे भौगोलिक, विशेष भौगोलिक परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। एक ने लिखा लाइमस्टोन पाया जाएगा। बताओ, चूने का पत्थर चीजों को अवशोषित कर लेता है, वहां चूने का पत्थर लेकर पहुंच गए ये लोग। ये तो बिहार में चूना जान तो किसी और काम में काम आता है, ठीक है, यूपी बिहार का ये जो है वो क्या होता है, ये नेशनल एक्टिविटी की तरह, ये स्टेट एक्टिविटी की तरह हो जाता है। कैसी बातें कर रहे हो। एक ने लिखा पत्थर में पाया गया। सर कहां है पत्थर, ये पता करो, ठीक है, कहीं गलत जगह तो नहीं है। मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आज हम इसी असावधान होकर पढ़ते हैं और कल एग्जाम में जाकर दुर्घटना घटती है तो कहते हैं अरे बाबूजी यूपीएससी एक दो बार में थोड़े कोई निकालता है, यूपीएससी बड़का तेज लोगों का काम है। ऐसे जाके हम बोलते हैं ना घर पे, बाबूजी 5-6 साल लगेगा, एक एक खेतवा बेचे हो का, दूसर का भी बेच दो तब तो हम आईएएस बनेंगे। अब 5-6 साल बाद बोरिया बिस्तर लेकर वापस चट्टान में पाया जाता है। चलिए, तो ये प्रश्न अभी आप जाने के क्लास के बाद आप खोजेंगे, जो आज मैंने पता नहीं, अभी तो आधे लोगों ने तो क्वेश्चन लिखे ही नहीं होंगे, ओजांग सर ने क्वेश्चन क्या पूछ लिए, और पता नहीं 3 में से 4 में से अगर एक भी क्वेश्चन अगर खुदा ना खास्ता आ गया एग्जाम में तो 2 नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वही वाली हालत हो जाएगी। उनसे पूछना जब रिजल्ट वो आएगा ना इस बार, तो उनसे पूछना जब वो 0.88 0.84 मार्क्स से जब रह जाता है और एक तो सॉरी लिख कर आता है, सॉरी ट्राई अगेन, तब पूछना वो कलेजा कौन सा जो है वो कट के हाथ पे आ जाता है, तब पता चलता है 2 नंबर की कीमत क्या है। अगला,
नेक्स्ट है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जो टॉपिक्स हमें पढ़ना है, दैट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। बेसिकली ये कॉज को, मैंने कहा था कॉज एंड इफेक्ट जो होता है वो विज्ञान का कोर होता है, यानी कारण और प्रभाव। तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, इन भू आकृतियों को बनाएगा कौन? ये कारण क्या होगा? ये प्रोसेसेस होंगे, और उससे इफेक्ट पैदा होगा, और वो भू आकृतिक यानी कि जियोमॉर्फिक डेवलपमेंट होंगे। जो भी इस कलाकृतियां हम देखते हैं वो इन्हीं के माध्यम से हमें दिखाई पड़ती हैं। प्लस इसके साथ आपको क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी एंड यू, आपको इसके साथ अटैच कर कर पढ़ना है, क्योंकि उसमें नई चट्टानों के बारे में, नई खनिजों के बारे में और नए प्रक्रमों के बारे में लगातार वो हमें जानकारियां देते रहते हैं। आपको किताबों से भी आगे निकलकर, एनसीईआरटी एनआईएस से निकलकर आपको इस विषय की जानकारी लेनी होगी। अगला क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एनसीईआरटी और जीसी लियोंग। बहुत ही अच्छे तरीके से, वेल स्ट्रक्चर तरीके से इसको समझाया गया है। तो अब क्या होगा? एनसीईआरटी में जो सबसे पहले हमें टॉपिक पढ़ना है, तो आप दो चीजें, एनसीईआरटी और जीसी लियोंग। जीसी लियोंग बेसिकली जो क्लाइमेटिक डिवीजन्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझाता है। तो अगर आप इसको देखोगे तो पढ़ने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? वायुमंडल का संगठन यानी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचना और संगठन, ये हमें पढ़ना है। दूसरा, पूरी एनर्जी को ड्राइव करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंसुलेशन, यानी कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो धरातल है, जो यहां पर जितना भी सेगमेंट है, वो कितनी सनलाइट को प्राप्त कर रहा है, कितना उसकी जो इंटेंसिटी को प्राप्त कर रहा है, तो उसको हम लोग सूर्यातप यानी सौर विकिरण कहते हैं। और इसके माध्यम से हीट बजट यानी ऊष्मा संतुलन कितना स्थापित होते चला जा रहा है। मैं अक्सर, मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी ज्योग्राफी का जो तंबू है, 3 बंबू पर टिका हुआ है, एनर्जी, मैटर एंड होम्योस्टेसिस। तो ये उसी को स्थापित करने का एक तरीका है। अगला कहता है वायुमंडलीय परिसंचरण, बिकॉज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का जो तरीका हमारे सामने आता है, इसको हम लोग वायुमंडलीय परिसंचरण कहते हैं। इसके बाद है मौसम प्रणाली यानी वेदर पैटर्न्स। जीसी लियोंग में ये हमें बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। वायुमंडल में जल, वाटर इन एटमॉस्फेयर, लिखते जाओ इसको, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत वाला पोर्शन है वो यही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो करंट बेस क्वेश्चन आ रहे हैं, जो स्टूडेंट की खोपड़ी हिला दे रहे हैं, वो यहीं से तुम्हें देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो अगला हुआ विश्व जलवायु, वर्ल्ड क्लाइमेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वर्ल्ड क्लाइमेट पर इस समय जो नई नई रिसर्च आ रही है, आपको आश्चर्य होगा कि आप, आज से मैं आपसे किसी से पूछूं कि आप कहेंगे कि इस समय कौन सा, आप कहेंगे सर ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, बिल्कुल कहेंगे ना, वैश्विक तापमान चल रहा है, इसलिए तापमान बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन नई रिसर्च इसको ग्लोबल कूलिंग फेनोमेनन की तरफ भी ले जाती हुई हमें दिखाई पड़ी, क्योंकि जहां जो ठंडियां पड़ रही हैं वो एक्सट्रीम पड़ रही हैं, बर्फ कभी इतनी उन क्षेत्रों में नहीं गिरा करती थी। तो इससे भी हमें क्या पता चल रहा है कि वर्ल्ड क्लाइमेट में जो है वो एक बड़े परिवर्तन आ रहा है, और उसको हम लोग बोलते हैं जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेटिक चेंजेस। डन? तो यहां इसके साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा भूगोल और आप ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन है, बहुत ही महत्वपूर्ण मैगजीन है, ज्योग्राफी की रिसर्च डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। लिख लिया? इसके बाद अगला चीज पढ़नी है ओशिनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान। आ जाओ। समुद्र विज्ञान में सबसे पहले ओशिनिक वाटर, महासागरीय जल किस प्रकार का होता है, और महासागरीय जल संचलन यानी ओशिनिक वाटर सर्कुलेशन, जिसमें एनर्जी और मैटर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेकर जाया जाता है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एनआईओएस भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जीसी लियोंग भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में ये चीज जो है वो पूरी होती है। नेक्स्ट वन, बायोज्योग्राफी और बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन का क्या स्वरूप है, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता हमारे लिए किस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, यानी जैव भूगोल के अंतर्गत हमारे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लिख लिया? अब आ जाओ सबसे वियर्ड टॉपिक में, जिसे हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं यानी मानव भूगोल कहते हैं। अब मनुष्य का जो है वो दो सेगमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मनुष्य एक समाज में रहने वाला प्राणी है, तो समाज में अपनी एक राजनीतिक विचारधारा होती है, एक पॉलिटिकल विचारधारा होती है, और मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है। ह्यूमन एक इकोनॉमिक जो है वो एक सेगमेंट है। तो जब इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और सोसाइटी आपस में जुड़ती थी, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार करती है।
पूरे विश्व की लड़ाइयों में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा हाथ रहा है। जरा समझे तो क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। नेचर एंड स्कोप ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल की प्रकृति और उसके आयाम। लिखते जाओ, मानव भूगोल की प्रकृति और आयाम। लिख रहे हो ना सारे के सारे? नहीं, क्लास में ज्वाइन करने के बाद तुम्हें बुक्स नहीं परचेज करना है, वो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। पब्लिकेशन आ रहा है हमारा, तो हम उसको साथ जाएंगे। और क्लास में हम मोस्टली LWMI पे, मेरे नोट्स पढ़ने के बाद आज तक तो किसी ने नहीं कहा कि सर हमें बुक पढ़ने की जरूरत भी रही। और जब हम ज्योग्राफी एंड यू भी इस बार इन्वॉल्व कर दे रहे हैं, तो फिर आगे डिस्कशन करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। दूसरा है वर्ल्ड पॉपुलेशन। सारे फसाद की जड़ कहां बैठी हुई है? आज की डेट में तुम्हें बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, ये तो छोटा सा एक हिस्सा है। आपने कल की न्यूज पढ़ी थी, कल बोला गया है कि आने वाले समय में अन्न को लेकर परमाणु युद्ध हो सकता है। क्या तुम बताने की कोशिश कर रहे हो? यानी कि भूखमरी इतनी होगी, खाद्यान्न कमी हो रही है, और दुनिया के ताकतवर देश कह रहे हैं कि परमाणु युद्ध हो सकता है भूख की कमी से। कौन कह रहा है? वो जिसने पूरी दुनिया के खाद्यान्न उत्पादन को कंट्रोल करके रखा। और किसको खाद्यान्न की जरूरत है? किसको फूड ग्रेन की जरूरत है? पॉपुलेशन को जरूरत है। किस तरह की पॉपुलेशन बढ़ रही है? क्या ये रेशनल है या इरेशनल है? पॉपुलेशन की डिमांड क्या है? क्या दुनिया में, जैसे मान लो अमेरिका के ही मंत्री ने यह बात कही है, तो अमेरिका तो वो देश है जो दुनिया में सबसे ज्यादा खाद्यान्न की बर्बादी भी करता है। ये उतना खाद्यान्न एक हफ्ते में फेंक देते हैं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश, जो कई अफ्रीका के देशों को एक हफ्ते तक खाने के लिए उपलब्ध नहीं है। इतना वो सड़ाकर फेंक देते हैं हर हफ्ते। तो किस तरह के खाद्यान्न की हम बात कर रहे हैं? आज भारत के गेहूं को लेकर अभी आपने देखा कि बवाल मचा हुआ है। पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। मिस्र ने भारत का 56,000 किलो गेहूं वापस करने की बात की है। टर्की ने बात की है कि भैया इसमें वायरस है, फलाना है, ढिकाना है। वहीं IMF कह रहा है कि भारत को गेहूं निर्यात करना चाहिए। भारत की जो रिजर्व बैंक है वो भारत में जो है ब्याज दरों को बढ़ा रही है और निर्यात पर रोक लगाने की हम बात कर रहे हैं। इस समय की वैश्विक व्यवस्थाएं बहुत उलझी हुई हैं। आप इस समय का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। हम बहुत संक्रमण, यानी हम ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं। और आपने देखा कि अचानक से एक विवाद पूरे देश के सरफेस में, अंतरराष्ट्रीय, अचानक से एक विवाद जो हुआ, उसके कई दिन बाद अचानक से कुछ ट्वीट वायरल हुए, और वायरल होते होते आज भारत को खाड़ी देशों के विरोध का सामना करना पड़ा है। भारत के सामानों का विरोध हो रहा है उनके मॉल्स में। कतर जैसे देश भारत के सामानों को जो है वो बेचने से मना कर रहे हैं। अब इसका सीधा सा मतलब है कि जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब है। तालिबान जो भारत से वैक्सीन मांगता घूम रहा था कि भैया हमें दे दो नहीं तो हम कोरोना से मर जाएंगे, वो हमसे कह रहा है कि अलकायदा जो है हमसे कह रहा है कि हम जो है उसको बम बांध कर उड़ा देंगे, हम आत्मघाती हमले करेंगे। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। तो इस जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, इसकी भी ओरिएंटेशन को हमें समझना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में जो है वो एक जो बात आई थी न्यूज़पेपर में, कि जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारतीय लोग हैं, वो जिन जिन देशों में जा रहे हैं वहां संगठित हो रहे हैं, वहां इकट्ठे हो रहे हैं, और वो वहां की सरकारों पर दबाव बना रहे हैं। इसीलिए हमें विदेश नीति में एक जबरदस्त सफलता देखने को मिल रही है। डेफिनेटली आपने भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो क्या है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन? विश्व जनसंख्या क्या है, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसकी डेंसिटी यानी इसका वितरण क्या है, इसका घनत्व क्या है, और किस प्रकार की विश्व जनसंख्या ग्रो कर रही है। क्या जो ये ग्रोथ है वो रेशनल है? और अगर ये रेशनल यानी आनुपातिक नहीं है, तो आगे चलकर हम एक चैप्टर बार बार सुनते हैं, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बढ़ती हुई जनसंख्या की मांगें बढ़ती हुई नहीं होंगी? और बढ़ती हुई मांगों के लिए क्या हम संसाधनों पर दबाव नहीं बनाएंगे? और जब हम संसाधनों पर दबाव बनाएंगे, संसाधनों का शोषण करेंगे, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसके लिए हम बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, बड़े बड़े देश के जो है राजनयिक जुटते हैं, क्या वो मात्र एक कल्पना नहीं रह जाएगी? ये हमें सोचने की जरूरत है। क्लियर? पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या का संगठन क्या है? क्योंकि जनसंख्या का संगठन समस्याओं को जन्म देता है। मान लो भारत में आज युवा पॉपुलेशन है, लेकिन जो आज यूथ हैं वो कल बूढ़े होंगे, और जब बूढ़े होंगे तो सरकारों को उन संसाधनों को, उन लोगों को रोकने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक पूरी सामाजिक पॉलिसीज में इन्वॉल्व होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी इन्वॉल्व होती है। किसी देश में बच्चों की संख्या ज्यादा है तो डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा होगा। कोई भी सरकार एग्रेसिव है, फ्रंट फुट पे है, बैक फुट पे है, बहुत डिपेंड करता है कि वहां की जनसंख्या का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है।
अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि विकास करना ही हमारा बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है, लेकिन क्या विश्व के अलग अलग हिस्सों में मानव विकास, स्वयं भारत की बात कर लीजिए, दुनिया भर में देखने की आवश्यकता क्या है, क्या भारत में मानव विकास की जो शर्तें हैं वो पर्याप्त हैं? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगला, भूगोल अर्थव्यवस्था से कभी अलग नहीं हो सकता। अगर आपने ज्योग्राफी को सही ढंग से पढ़ लिया तो आपको इकोनॉमी का बेस तैयार होगा। 3 तरह की क्रियाएं हमारे पास होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटी, जिसमें हम एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को शामिल करते हैं, यानी कि कृषि और पशुपालन को। द्वितीयक, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग लेकर आते हैं, और टर्सरी, जिसके अंतर्गत हम लोग सर्विस सेक्टर को लेकर आते हैं। ये तीनों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला अगर हम बात करें तो अगली जो चीज़ है, अगर आज आपने पेपर पढ़ा होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, भारत ने सड़कों का निर्माण करने में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में सबसे लंबी सड़क बनाकर उन्होंने जो है वो एक गल्फ कंट्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप लोगों ने पढ़ा, हाँ या ना? जो हमारा सड़क मंत्रालय है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, उसने आज सबसे तेज सड़क बनाने का, सबसे लंबी सड़क बनाने का आज भारत ने रिकॉर्ड कायम कर लिया है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, सबसे आवश्यक शर्त होती है। और जब ट्रांसपोर्टेशन हम तेजी से कर पाएंगे, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, बड़ा ध्यान समझना, उसमें 5 अगल बगल के स्थानों का नाम दिया था कि इस सड़क की वजह से ये आसपास के जो स्थान है इनमें तेजी से आर्थिक विकास होगा। और जब आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तय होता है तो ही मानव विकास वहां पर सुनिश्चित किया जाता है। पूरे भूगोल को एक नजर में समझ लो, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। पढ़ी खबर आज? बताते जाओ मुझे। और वहां पर जो है वो सारी चीजें इसके साथ कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, सारी चीजें उसमें कनेक्ट हो जाती हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर आज नहीं पढ़ा और वो आईएएस बनने का ख्वाब देख रहे हैं। उनको स्टैटोडायनेमिक नहीं आता, वो एग्रेसिव ज्योग्राफी क्या कर पाएंगे? यूपीएससी एग्रेशन चाहता है। यूपीएससी चाहता है कि आप बेस भी पढ़ो और जो एडवांस चल रहा है उसको भी जानो। तो आखिर वो सड़क पे हमने याद कर लिया, मान लो यहां से सड़क गुजरी, इतने किलोमीटर सड़क बनाई, इसका कोई फायदा नहीं है। उस सड़क की क्या वैल्यू है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने कई बार पढ़ा है कि सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी को जन्म देता है। अवसंरचनाएं स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्थाओं को जन्म देती हैं। स्वतः स्फूर्त का मतलब क्या कहा मंत्री ने? मंत्री ने कहा कि आसपास के क्षेत्रों में तेजी से परिवहन का विकास होगा। जब लोगों का पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, जब लोगों से लोग मिलते हैं, आवागमन होता है, तो अर्थव्यवस्थाएं स्वतः जन्म लेना शुरू कर देती। सड़क किनारे ढाबे हो जाएंगे, तमाम तरह की चीजें हो जाएंगी, सामान बिकने लगेगा, हाउसिंग सोसाइटी आ जाएंगी, कामगारों को काम मिलना शुरू हो जाएगा और इकोनॉमी ग्रीस पाकर रन करना शुरू कर देती है। राइट? सो व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या करता है? जहां सड़कें और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भौतिक रूप से हमें तुम्हें मिलाएगा, मैं तुमसे मिलने चला जाऊंगा ट्रेन से, बस से, कार से, अच्छी सड़क होगी, लेकिन एक जो है लोगों का कांटेक्ट होता है वो और फास्टर होता है विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, क्या बात हो गई? ऐसे अच्छी बात हो गई, अच्छा ये ट्वीट कर दिया, इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल दिया, व्हाट्सएप में मैसेज डाल दिया, वीडियो डाल दिया, सूचनाएं त्वरित जाने लगी। और सूचनाओं के जुड़ाव से हम क्या करते हैं? अपनी इंफॉर्मेशन को साझा करते हैं। इंफॉर्मेशन के साझा करने से जो है एक डोमेन तैयार होता है हमारा। तो अगला होता है कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाए रखना। फॉर एग्जाम्पल, मैं झारखंड के इलाकों में गया और वहां पर मैंने कुछ ऐसे दुर्गम जंगलों की तरफ भी मैं गया, अचानक से मोबाइल से टावर गायब हो गए। मैं अंदाजा लगा के देखो, अचानक से टावर गायब हो गए, एकदम नहीं। और हम वहां पूरे दिन भर बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट की कनेक्टिविटी के थे। हम घने जंगलों में थे। उसी दौरान मैंने वहां के आदिवासी बच्चों से मैं मिला, वहां पे आदिवासी लोगों के आसपास जो है गया। मैं क्या देखता हूं, एक कल्पना करता हूं कि अगर यहां मेरा कोई स्टूडेंट होता और वो आईएएस की तैयारी करना चाहता है, तो वो मेरे भारत का ही नागरिक है, तो वो मेरे भारत का ही नागरिक, लेकिन क्या उसको पढ़ने का अधिकार मिल पाता? क्या उसको इंफॉर्मेशन मिल पाती? क्या वो पढ़ाई कर पाता? नहीं कर पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास नहीं है। अब सवाल है कि आप दोष देंगे, अरे सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? क्योंकि वहां पे जब मैं गया तो दुर्गम पहाड़ियां, घने जंगल, घाटियां, वैलियां बनी हुई हैं, वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी दे पाना ही अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। तो कई बार डेवलपमेंट ना हो पाने के पीछे वहां के भौगोलिक कारकों को समझना बहुत मुश्किल होता है। मुझे वहां के अधिकारियों ने बताया कि अभी कुछ साल पहले तक ये इलाका नक्सलाइट से प्रभावित था, और क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण था यहां कोई सड़क नहीं आती थी। यहां तक पहुंचना, उन्होंने बताया कि हम पहाड़ियों के ऊपर से आया करते थे,
और आज वहां पर जो है वो सीआरपीएफ की टुकड़ियों ने खड़े होकर वहां सड़कें बनवाई, इसीलिए आज आप घने जंगलों के बीच में पहुंच पा रहे हैं। और अगला होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ सामानों का बेचना खरीदना नहीं है। अचानक से मिस्र ने, जिसको गेहूं की इतनी जरूरत थी, भारत की गेहूं को मना क्यों कर दिया? अचानक से किसी भी एक व्यक्ति का विवाद इतना बड़ा कैसे हो गया? अचानक से धर्म को लेकर टिप्पणियों पर इतने देश एक साथ एक लामबंद कैसे हो गए? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। जब हमें चाइना पर सीमा विवाद को लेकर दबाव बनाना होता है तो हम चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद जब जरूरत होती है तो हम आयात कर लेते हैं। जब हमें अमेरिका के साथ दोस्ती दिखानी होती है तो हम रशिया के तेल को लेकर उदासीन हो जाते हैं, और जब हमें यह दिखाना होता है कि अमेरिका के ऊपर हमें दबाव बनाना पड़ता है तो हम रशिया से तेल खरीदने को भी तैयार हो जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ कुछ फैक्ट्स को याद करने का नाम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का समावेशन अवसंभावी है। इसका इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति को समझे बिना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति को समझे बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मात्र एक फैक्ट है जिसको याद करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा इसमें? इसमें आपको ईपीडब्ल्यू की मदद लेनी पड़ेगी, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल वीकली। इसमें आपको द डिप्लोमैट पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर बहुत अवेयर होना पड़ेगा, तब जाकर आप यूपीएससी के जवाब दे पाओगे। एंड ह्यूमन सेटलमेंट यानी मानव अधिवास अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। मानव अधिवास, मानव रहता कैसे है, उसके आवास का तरीका क्या है, और उसके आवास क्या समस्याओं को जन्म नहीं देता? ठीक है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा किस रूप में। और इतना खत्म नहीं हुआ है, भूगोल बहुत व्यापक है, अभी आ रहा वापस। जो जनसंख्या के बारे में हमने पढ़ा, वो जनसंख्या के अंदर कैरेक्टर छुपे हुए हैं। मैंने कहा ना, मनुष्य अपने आप में एक पर्यावरण है। मनुष्य अपने आप में एक पर्यावरण है। तो आज एक लंबी डिस्कशन हुई है, जुड़े रहिए। कुछ लोग जानकारी पूछ रहे थे, तो एनसीईआरटी और तमिलनाडु, इस बार मैं तमिलनाडु की क्लासेस लेकर आ रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो एनसीईआरटी महा आंदोलन है इस बार, तो हम छोड़ेंगे नहीं कुछ इस बार, क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत टफ आया है इस बार यूपीएससी प्री में। तो वो मैं 4 से शुरू कर रहा हूं, 4 जुलाई से, उसके साथ भी जुड़े रहिए। इसके साथ साथ आंसर राइटिंग की क्लास में शुरू कर रहा हूं 15 से। इसको तो अब छोड़िएगा नहीं, चाहे कुछ भी करिए चाहे ना करिए, एनसीईआरटी पढ़िए ना पढ़िए, जीसी लियोंग पढ़िए चाहे ना पढ़िए। श्रुति ने बार बार अपने वीडियो में बोला कि भैया आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जान के भी कुछ नहीं लिख पाओगे। बहुत प्रेशर में बहुत ही स्ट्रेटजिकली लिखना पड़ता है। तो जब सिद्धांतों को समझाऊंगा तो तुम खुद कहोगे बाप रे बाप, इतना कुछ होता है इसके अंदर, और इसके बिना आप कभी भी संभल नहीं पाओगे। और कॉन्सेप्टर तो नो डाउट चल ही रहा है हमारा, इसके साथ जुड़े रहिए। नई ऐप को प्यार दीजिए, नई वेबसाइट को प्यार दीजिए, एक इकोसिस्टम डेवलप करें। और कॉन्सेप्टर के लिए 2 नए प्रोग्राम मैं लेकर आ रहा हूं। मैं उनकी प्रॉब्लम जानता हूं, और ये लगातार मेरे साथ आ रहा है कि अब जब 2 साल तक मैं अपना टाइम मैनेज कैसे करूं। कोई डेली मेरे सर पे डंडा लेके बैठे मैं सक्सेस हूं, क्योंकि मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूं और जिस हिसाब से इंटरलिंक करने की जो मेरी क्षमता है और जिस हिसाब से मैं इनको स्किल डेवलपमेंट करा रहा हूं, कोई ऐसा कारण नहीं बचता कि उनका यूपीएससी ना निकले। लेकिन समस्या हो जाती है कि मेरे साथ अगर वो 2 घंटे हैं तो बाकी जो उनके 22 घंटे हैं वो उस दौरान ऐसे समाज में है जहां पर उनको कोई टोकने वाला नहीं है, सही गलत के बीच अंतर करने वाला नहीं। उनका मोबाइल, उनका वेब सीरीज, उनका सोशल मीडिया, उनका इंस्टाग्राम उनका दुश्मन बना हुआ है। मुझे वहां से खींच कर ले आना इस बार मेरी बड़ी चुनौती है। तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं उस चुनौती से लड़ने के लिए भी तैयार हूं, बशर्ते आप मेरे साथ तैयार हैं कि नहीं है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यह व्यक्ति जिसके क्वेश्चन फंसते हैं ये अकस्मात नहीं फंसते हैं, इसके पीछे एक एनालिटिकल पावर होती है जो आपको लेकर जाएगी। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। तो कल मिलता हूं फिर मैं अपनी क्लास में, आपको और टॉपिक से रूबरू कराऊंगा। उम्मीद करता हूं आज के डिस्कशन में आपको ज्योग्राफी के एक बड़े पर्सपेक्टिव के बारे में पता चला होगा। मुझे आप फीडबैक जरूर दें। और भी जो चीजें हैं, जैसे अभी मैं कुछ एक ऐप में और सुधार करना चाहता हूं, वो मैं जल्दी आप लोग लेकर आ रहा हूं। जुड़े रहिए। आप जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जानकारियां ले सकते हैं। डेफिनेटली उससे आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या आप कल हिस्ट्री पे भी इस तरह का कोई डिस्कशन चाहते हैं, हिस्ट्री में एक नया ओरिएंटेशन चाहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन ने इस बार अच्छे को डरा दिया था प्री में।
तो अगर इस तरह से जानना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, डेफिनेटली मैं हिस्ट्री का भी एक एनालिसिस आपको दूंगा। और तीनों सब्जेक्ट मैं डील कर रहा हूँ। और 7 स्टोरीज क्या हैं, वो कौन सी 7 कहानियां रही हैं, और भारत कोविड के बाद कैसे बदला, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, इतना ट्रांजिशन क्यों हो रहा है, भारत इतना लगातार जो है वो एक संघर्षरत हमें होता हुआ क्यों दिखाई पड़ रहा है। कुछ समय के बाद आप देखोगे कि जो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स है वो एशिया सेंट्रिक होती चली जा रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि जो आज असंभव लग रहा है वो हम और चीन एक ग्लू के साथ जुड़ जाएं। बहुत कुछ होने जा रहा है और बहुत ट्रांजिशन हो रहा है इस समय, जो चीजें हैं वो बदलती चली जा रही हैं। तो आज जो मैंने पहला काम किया, मैंने जो प्रश्न पूछा उसका आप जवाब ढूंढ के लेकर आइए। पुराना 1 हफ्ते का न्यूज़पेपर लेकर आइए, न्यूज़पेपर पढ़िए चाहे ना पढ़िए, रखिए जरूर, फेंकिएगा नहीं, उस पर दाल मत खाइएगा, उसका कवर मत चढ़ाइएगा, मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर के बिना पढ़ाना शुरू ही नहीं करता। स्टैटोडायनेमिक मेरी सबसे बड़ी पावर है, और इस बार मैं तमाम नई नई रिसर्च और तमाम नई नई चीजें आपके साथ जोड़कर लेकर आ रहा हूं, और आपको उसके साथ मैं बताता रहूंगा। थैंक यू सो मच, अपना प्यार बनाए रखिएगा।